Dear students, in this video we are going to continue our chapter The Rat Trap. In our last video we got to know that how the rat trap peddler stole 30 kroner of the old crofter and got trapped in the forest. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे रैट ट्रैप पैडलर ने ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुराए और जंगल में चला गया। जंगल में जाके वो काफ़ी देर तक एक ही जगह भटकता रहा, घूमता रहा, बार बार उसी जंगल का चक्कर काटता रहा, लेकिन उसको जंगल का कोई भी एंड नहीं मिला। तब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो भी 30 क्रोनर के लालच में आके इस रैट ट्रैप जैसे वर्ल्ड में फंस चुका है बाकी लोगों की तरह। अब आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। दिसंबर के लास्ट के दिन चल रहे थे। डार्कनेस यानी अंधेरा ऑलरेडी सब जगह फैल चुका था, पूरे जंगल में फैल चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर। अंधेरा होने के साथ साथ उसके लिए खतरा भी बढ़ गया क्योंकि वो ऑलरेडी जंगल में फंसा हुआ था। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर। अंधेरा होने के साथ साथ ही उसका दुख और उसकी निराशा भी बढ़ गई। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ। उसको कोई रास्ता नहीं मिला बाहर निकलने का और वो धरती पर बिल्कुल बेजान होके गिर पड़ा। वो इतना थक चुका था, बिल्कुल उसकी हालत मरने जैसी हो गई थी, इतनी बुरी तरह वो थक चुका था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। उसको लगने लगा जैसे कि उसके अंतिम मोमेंट्स, उसका लास्ट टाइम आ चुका है, मीन्स उसकी डेथ हो जाएगी, वो इतना ज़्यादा थका हुआ था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने अपना सर ग्राउंड पे टिकाया, ज़मीन पे टिकाया, ही हर्ड अ साउंड। उसको एक आवाज़ सुनाई दी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। एक भारी सी थम्पिंग की आवाज़ थी, जैसे कोई ज़मीन पे तेज़ तेज़ मार रहा है किसी भारी चीज़ से। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वाज। अब कोई डाउट नहीं था कि वो किस चीज़ की आवाज़ थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ। उसे रियलाइज़ हुआ कि आसपास कोई है और उसने अपना करेज इकट्ठा किया और वो उठ खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। ये जो आवाज़ें थी ये किस जगह से आ रही थी? ये एक आयरन मिल से हैमर स्ट्रोक्स की आवाज़ें थी, मतलब लोहे की मिल में जहाँ पर लोहे का काम होता है वहाँ पर हथौड़े से चोट मारने की आवाज़ें थी वो, ऐसा उसने सोचा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। उसको लगा कि अगर ये आवाज़ें आ रही हैं तो ज़रूर लोग भी होंगे आसपास। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गोट अप एंड स्ट्रैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसने अपनी सारी की सारी बची कुची ताकत इकट्ठा की, उठा वो, और स्टैगर्ड मतलब है घसीटते हुए जाना, मतलब वो सीधा चलने की हालत में नहीं था, वो बहुत मुश्किल से लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उस साउंड के डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया। द रेम्सो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। रामसो आयरन वर्क्स जो था वो अब बंद हो चुका है, लेकिन जिस टाइम की ये कहानी है उस टाइम पे वो एक बहुत बड़ा प्लांट था आयरन का, जिसमें स्मेल्टर लगा हुआ था। स्मेल्टर मतलब जहाँ पे आयरन ओर्स में से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक रोलिंग मिल थी वहाँ पर। रोलिंग मिल में जो आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो नया आयरन एक्सट्रैक्ट होता है, उस आयरन की शीट्स बनाई जाती हैं रोलिंग मिल में। एंड एक फोर्ज था वहाँ पर, फोर्ज होती है भट्टी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस स्लिड डाउन द कैनल। गर्मियों में क्या होता था, काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी भरे हुए बोट्स की। बार्जेस एंड स्काउस होती थी बोट्स, जिसमें वो आयरन लोड होकर वहाँ से नदियों और झीलों के रास्ते सेलिंग के लिए जाया करता था। And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. और सर्दियों में कैनल का रास्ता यूज़ नहीं किया जाता था क्योंकि कई बार कैनल का पानी जो था वो जम जाता था विंटर्स में। तो विंटर्स में रोड से वो चीज़ें जाया करती थी, वो गुड्स जो थे वो रोड से जाया करते थे, जिसके कारण रोड्स जो थी, मिल के आसपास की जो सड़कें थी वो काली हो जाया करती थी क्योंकि उसमें से चारकोल का पाउडर झड़ता था। जिन भी ट्रक्स में वो चारकोल जाता था उन ट्रक्स में से चारकोल झड़ता रहता था, जिसके कारण विंटर के टाइम पे मिल के आसपास की रोड्स जो थी वो काली हुई रहती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज
near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. क्रिसमस से पहले की एक शाम थी जब मास्टर स्मिथ मतलब बड़ा लोहार, जो सीनियर लोहार था वहाँ पर मिल में काम करने वाला सीनियर लोहार था, वो और उसका हेल्पर, उसका एक असिस्टेंट वहाँ पर भट्टी के पास बैठे थे। वो वेट कर रहे थे कि कब पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा जो आग में गया हुआ है वो वहाँ से आएगा और उसको एनविल पर रखकर वो लोग शेप दे पाएंगे। एनविल होता है आयरन का ही पीस होता है, एक स्टैंड जैसा होता है आयरन का, जिसपे कच्चे लोहे को रखकर उसको हैमर से चोट दी जाती है ताकि उसको कोई शेप दी जा सके। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार। हर बार एक एक करके वो दोनों उठते थे उस आयरन को स्टीयर करने के लिए, हिलाने के लिए। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद perspiration, though as was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes। जब भी वो उस गरम लोहे को हिलाकर उसको मिक्स करके वापस आते तो वो पसीने से एकदम तर हुए रहते थे, क्योंकि वहाँ पर हीट इतनी ज़्यादा होती थी भट्टी के पास, वो पसीने से एकदम भीग जाते थे। और जैसा कि उनका कस्टम था, उनका रिवाज था, उस टाइम पे वो लोग एक लॉन्ग शर्ट पहना करते थे और वुडन शूज़ पहनते थे। एट द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। उस फोर्ज में, उस भट्टी में एक ही बार में कई सारी आवाज़ें एक साथ आती थी। द बिग बैलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। बिग बैलोज के ग्रोन करने की आवाज़ें, मतलब बिग बैलोज वो पाइप जैसा होता है जिसमें से आग में हवा दी जाती है, आग को बढ़ाने के लिए जिसमें हवा दी जाती है उसको बैलो बोलते हैं। उन बिग बैलोज की आवाज़ थी। जो जलता हुआ कोयला क्रैक होता था उसकी आवाज़ें होती थी। द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। जो फायर बॉय होता था, जो एक कर्मचारी होता था, जो फावड़े से उठाकर चारकोल को आग में फेंकता था, भट्टी के मुंह के अंदर डालता था, उसकी भी बहुत आवाज़ें आती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर से वाटरफॉल की आवाज़ें आती थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और नॉर्थ की तरफ बहती हुई जो हवा थी उसकी आवाज़ें आती थी, और उस हवा के कारण जो बारिश रूफ से टकराती थी, छत से टकराती थी, उसकी आवाज़ें आती थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge। हो सकता है शायद इसी आवाज़ के कारण जो ब्लैकस्मिथ था उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कब कोई आदमी गेट खोलकर मिल में घुस आया है। ब्लैकस्मिथ का ध्यान उस आदमी पे तब गया जब वो आदमी भट्टी के बिल्कुल नज़दीक आकर खड़ा हो गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes। ये उसके जैसे पुअर वैगाबॉन्ड्स के लिए, उस पेडलर जैसे गरीब लोगों के लिए बहुत बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं था, बहुत कॉमन सी बात थी। उसके जैसे लोग अक्सर वहाँ रात गुजारने के लिए आ जाया करते थे। वो लोग उस लाइट से अट्रैक्ट होकर वहाँ आते थे जो उस मिल की गंदे शीशों से पार होके थोड़ी थोड़ी लाइट बाहर चमकती थी। उस लाइट से अट्रैक्ट होके विंटर नाइट्स में अपने आप को वार्म करने के लिए, अपने आप को थोड़ी गर्माई देने के लिए वो वहाँ पर अक्सर आ जाया करते थे। ये बहुत ही नॉर्मल था। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। ब्लैक स्मिथ ने बहुत ध्यान से नहीं देखा, बहुत कैजुअली उस इंट्रूडर पर, उस घुसपैठिए पर नज़र डाली, बहुत नॉर्मली एक नज़र से उसको देखा। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest। वो पेडलर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे उसके जैसे दिखने वाले बाकी लोग दिखते थे। लंबी लंबी दाढ़ी थी उसकी, गंदे फटे कपड़े थे और रेड ट्रैप्स का एक बंच उसके चेस्ट पे टंगा हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही वो दिख रहा था। He asked permission to stay। उसने मास्टर स्मिथ से वहाँ पर रुकने की परमिशन मांगी, वहाँ पर ओवरनाइट स्टे करने की परमिशन मांगी। एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नोडेड अ हूटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। और जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था उसने उसको कंसेंट तो दिया, लेकिन उसने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं लग रहा था उसको सहमति देते हुए। बहुत ही रूखेपन के साथ, बहुत रूडली उसने उसको कंसेंट दे दिया गर्दन हिलाकर कि वो वहाँ रह सकता है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा, उस पेडलर ने कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक।
वो वहाँ पर बात करने नहीं आया था, वो तो बस वहाँ पर अपने आप को वार्म करने के लिए आया था और रात में सोने के लिए आया था। इसलिए उसने भी मास्टर स्मिथ से बात करना ज़रूरी नहीं समझा। इन दोज डेज द रेमसो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उन दिनों में रेमसो आयरन मिल जो थी वो ओन की जाती थी। उसका मालिक जो था वो बहुत ही प्रसिद्ध आयरन मास्टर था, बहुत जाना माना आयरन मास्टर था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वो मार्केट में अच्छा आयरन, अच्छा लोहा शिप आउट करे, भेजे। ही वॉच्ड both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. वो दिन रात वहाँ पर आकर चेक करता रहता था कि वर्क जो है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इस टाइम भी वो भट्टी पे आया। वो अपने एक नाइट राउंड पे था, इंस्पेक्शन के राउंड पे था, तो वो इंस्पेक्शन के लिए इस टाइम भी भट्टी पे आया। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. Naturally, जैसे ही वो भट्टी के अंदर घुसा, मिल के अंदर घुसा, तो उसने क्या देखा कि एक लंबा सा फटे पुराने गंदे कपड़ों में एक आदमी था, लंबा सा आदमी था, जो कि बिल्कुल उसके सामने ही लेटा हुआ था फर्नेस के पास। उसके गीले कपड़ों में से भाप उठ रही थी, जैसे ही उसको हीट मिल रही थी तो उसके गीले कपड़ों में से भाप निकल रही थी, स्टीम निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स हु हैड हार्डली डाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ की तरह नहीं किया। आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ की तरह उस स्ट्रेंजर को इग्नोर नहीं किया, बल्कि वो उसके नज़दीक गया, उसको बहुत ध्यान से उसने देखा। He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. फिर उसने उस स्ट्रेंजर के फेस से उसकी हैट हटाई so that वो उसका फेस क्लियरली देख सके। But of course, it is you, Niels Olof, he said. How do you look? वो कहता है कि अरे ये तो तुम हो नील्स ओलोफ, तुम कैसे दिखने लगे हो, क्या हो गया है तुम्हें? The man with the red traps had never before seen the iron master at Remso and did not even know what his name was. अब वो जो स्ट्रेंजर था, रेड ट्रैप पेडलर था, वो तो उस आदमी को कभी जानता ही नहीं था। आयरन मास्टर को उसने पहले कभी देखा ही नहीं था, उसे उसका नाम तक नहीं पता था। बट इट अकर टू हिम दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस। लेकिन वो इतना तो समझ गया था कि वो जो जेंटलमैन है, जो आयरन मास्टर है, वो गलती से उसको अपना कोई पुराना जान पहचान का आदमी समझ रहा है। एक्वेंटेंसेस, जान पहचान वाला व्यक्ति। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर। तो उसके मन में थोड़ा लालच आया कि ये मुझे एक जान पहचान का व्यक्ति समझ रहा है, हो सकता है मुझे कुछ क्रोनर दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। इसीलिए उसने उसको सच्चाई बताना ज़रूरी नहीं समझा। उसने सोचा कि पहले इससे कुछ फ़ायदा हो जाए, उसके बाद इसको सच्चाई बता दूंगा। येस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड। उसने बात कंटिन्यू की कि हाँ, बस भगवान ही जानता है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से, तुम्हें फौज से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, वो एक गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन्ड। उसने कहा, आयरन मास्टर ने कहा कि अगर मैं उस टाइम फौज में होता तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। खैर छोड़ो, अब तुम मेरे साथ घर आ रहे हो। टू गो अलोंग अप टू द मेनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एंड ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। मेनर हाउस तक जाना मतलब उस बड़े आदमी के एक शानदार घर में जाना और बिल्कुल ओनर के फ्रेंड की तरह, ओनर के पुराने फ्रेंड की तरह स्वागत पाना, शायद उस ट्रैम्प को, उस वैगाबॉन्ड को अच्छा नहीं लगा। इस विचार से उसके मन में, उसके फेस पे खुशी नहीं आई। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। वो थोड़ा डर गया था क्योंकि वो तो चोरी करके आया था, तो उसके घर जाने में उसको डर लग रहा था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपके घर नहीं आ सकता। ही थॉट ऑफ द 30 kroner टू गो अप टू द मेनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉल्यूंटरीली इनटू द लॉयंस डेन। उसको लगा कि मैंने 30 kroner चुराए हुए हैं, अगर इसको सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा,
उसको ये चीज़ बिल्कुल ऐसे लग रही थी, उसके घर पे जाना ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को शेर की गुफा में फेंकने जा रहा है। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिकसली एज पॉसिबल। वो बस क्या चाहता था, वो तो इतना ही चाहता था कि वो उसको रात भर वहाँ पर फोर्ज में रुकने दिया जाए और फिर सुबह होते ही नज़र बचा के वो वहाँ से चुपचाप निकल जाए। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर को लगा कि उसका ये फ्रेंड उसके घर आने से इसीलिए हिचकिचा रहा है क्योंकि उसने इस टाइप के माइजरेबल कपड़े पहने हैं, उसके कपड़ों की हालत ख़राब है, इसीलिए वो उसके घर आने में शर्मिंदगी फील कर रहा है। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड। उसने कहा, आयरन मास्टर ने कहा कि देखो ऐसा मत सोचो कि मेरा बहुत अच्छा बहुत आलीशान घर है तो तुम वहाँ नहीं जा सकते। एलिजाबेथ इज़ डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड। एलिजाबेथ आयरन मास्टर की वाइफ का नाम था। एलिजाबेथ मर चुकी है, तुमने सुना भी होगा। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे बेटे अब्रॉड में रहते हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर पे कोई भी नहीं है मेरी बड़ी बेटी और मेरे अलावा। We were just saying that it was too bad we did not have any company for Christmas. हम तो बस बात कर ही रहे थे कि कितना ख़राब लगेगा, हम दोनों अकेले ही क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, हमें किसी की कंपनी नहीं मिलेगी। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. तो अब मेरे साथ आओ और हमें क्रिसमस का खाना जल्दी ख़त्म करने में हेल्प करो। But the stranger said no and again no, and the Iron Master saw that he must give in. स्ट्रेंजर बार बार मना ही करता रहा, आयरन मास्टर बार बार उसे रिक्वेस्ट करता रहा और वो मना ही करता रहा। आयरन मास्टर को लगा कि अब उसे पीछे हट जाना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट। स्टेजन स्ट्रॉम, ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज हील। उसने कहा, मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहा कि ऐसा लगता है कि कैप्टन बोनस्टेल आज रात तुम्हारे साथ ही रुकना चाहते हैं, और ऐसा कहकर वो पीछे मुड़ गया और वहाँ से चला गया। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन जैसे ही वो गया वो अपने आप पर हंसा। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था वहाँ पर, वो आयरन मास्टर को अच्छे से जानता था और वो समझ गया था कि आयरन मास्टर भी इतनी आसानी से हार मारने वाला नहीं है, ये ज़रूर इसको घर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge and a new guest came in. But this time it was not the Iron Master. आधे घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ था तभी उन सभी लोगों को बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी और एक नया मेहमान अंदर आया, लेकिन इस बार ये आयरन मास्टर नहीं था। He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं आया था, उसने अपनी बेटी को भेजा था ये सोचकर कि उसकी बेटी शायद उस गेस्ट को अच्छे से मनाकर घर ले आएगी। She entered, followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. वो अंदर आई, उसके पीछे पीछे उसका एक वेलेट था, एक नौकर था जिसके हाथ में उसका बड़ा सा फर कोट था, फर से बना हुआ कोट था। She was not at all pretty. वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, but seemed modest and quite shy. लेकिन काफ़ी ज़्यादा मोडेस्ट लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड लग रही थी, सभ्य लग रही थी और काफ़ी शाई भी थी, थोड़ी शर्मीली भी थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। फोर्ज में सब कुछ वैसा ही था जैसे शाम को था, कुछ चेंज नहीं हुआ था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइज स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। मास्टर ब्लैकस्मिथ और उसका चेला, उसका जूनियर, अभी भी बेंच पर ही बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। आयरन और चारकोल भी अभी भी भट्टी में चमक रहा था, मतलब वो गर्म हो रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज। स्ट्रेंजर अभी भी फर्श पर पूरा फैल के लेटा हुआ था। उसने पिग आयरन का, कच्चे लोहे का एक पीस अपने सिर के नीचे लगाया था और अपनी हैट को अपने फेस पर, अपनी आंखों पर ढका हुआ था। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. जैसे ही उस यंग गर्ल ने उस स्ट्रेंजर को देखा, वो उसके पास गई और उसकी टोपी उठाई, उसकी हैट उठाई। The man was evidently used to sleeping with one eye open. वो आदमी अक्सर, उसकी हैबिट थी कि वो अपनी एक आँख खोल के सोता था। He jumped up
abruptly and seemed to be quite frightened. वो बहुत अचानक से उठा और वो काफ़ी डरा हुआ लग रहा था. My name is Adla Wilmanson, said the young girl. उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. मेरे पिता घर आए और उन्होंने कहा कि आप आज रात यहाँ पर भट्टी में ही सोना चाहते हैं. एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस. और फिर मैंने उनसे परमिशन मांगी कि मैं यहाँ आकर आपको अपने साथ घर ले आऊँ. आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम. कैप्टन, मुझे आपकी ये इतनी बुरी दशा देखकर बहुत दुख है. शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आइज. वो उस स्ट्रेंजर को बहुत ज़्यादा सिंपैथी के साथ देख रही थी. एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड. और फिर उसने नोटिस किया कि वो आदमी कुछ डरा हुआ था. ईदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, शी थॉट एंड एडिड क्विकली. उसको उसका फेस देख के ऐसा लग रहा था कि या तो उस आदमी ने कुछ चुराया है या फिर वो जेल से भागा है. और फिर वो लड़की बोली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम. ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव. कैप्टन, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि आप जितना फ्रीली हमारे साथ रहने के लिए आएंगे उतना ही फ्रीली आप हमारे पास से जा भी पाएंगे. आपकी मर्ज़ी है, आप कभी भी वहाँ से जा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ हमारे साथ क्रिसमस ईव तक रुकिए. शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेट ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ड कॉन्फिडेंस इन हर. उसने ये बात इतना फ्रेंडली तरीके से कही, इतना प्यार से कही कि रेट ट्रैप पैडलर को उस पर भरोसा करना ही पड़ा. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. उसने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग मेरे लिए इतना कष्ट उठाएंगे. मैं बिल्कुल आपके साथ आऊँगा. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. उसने वो फ़र कोट एक्सेप्ट किया जो नौकर के हाथ में था. नौकर ने उसको झुककर वो फ़र कोट दिया. उसने वो अपने फटे पुराने चिथड़े जैसे कपड़ों पर फ़र कोट डाला और यंग लेडी के पीछे पीछे गाड़ी तक चला गया, बिना ब्लैक स्मिथ्स की तरफ देखे हुए. लोहारों की तरफ उसने देखा भी नहीं. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स. जब वो आयरन मास्टर के घर जा रहा था तब उसके मन में बहुत बुरे विचार आ रहे थे. उसने सोचा कि मैंने क्यों उस आदमी के पैसे चुराए. अब मैं एक ऐसे जाल में फंस चुका हूँ जिससे बाहर मैं कभी नहीं आ सकूँगा. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन क्रिसमस ईव थी. ईव होती है किसी भी फेस्टिवल से पहले वाली शाम. तो क्रिसमस ईव थी. जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया ब्रेकफास्ट के लिए, उसके मन में अपने पुराने दोस्त का ख्याल आया. वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा था उसके बारे में सोचकर, जिससे वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली मिल गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल. आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा, बेटी जो कि टेबल पर कुछ अरेंजमेंट करने में बिजी थी, उसने अपनी बेटी से कहा कि सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसकी हड्डियों पे थोड़ा मांस चढ़ जाए, मतलब उसकी हेल्थ थोड़ी ठीक हो जाए. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स. और फिर हमें उसके बारे में ये भी सोचना होगा कि उसको कुछ काम मिले करने के लिए सिवाय इधर उधर घूमकर चूहेदान बेचने के. इट इज़ क्वेयर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर. बेटी ने कहा कि बहुत अजीब लगता है ये सोचकर कि उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा हो गया है. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. Last night तो उसको देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि वो कभी पढ़ा लिखा भी रहा होगा. You must have patience my little girl, said the father. बेटा थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो, ऐसा उसके पिता ने कहा. As soon as he gets clean and dressed up you will see something different. जैसे ही वो अपने आप को थोड़ा क्लीन कर लेगा और अच्छे से कपड़े पहन लेगा, तुम्हें कुछ डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी. तुम्हें उसका डिफरेंट फेस, उसका डिफरेंट लुक नज़र आएगा. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड. लास्ट नाइट तो वो थोड़ा सा एम्बेरस्ड था, थोड़ा शर्मिंदा था. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स. उसके जो आवारा मैनर्स हैं वो भी उसके उन आवारा कपड़ों के साथ चले जाएंगे. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड.
जैसे ही पिता ने ये बात कही, दरवाज़ा खुला और स्ट्रेंजर अंदर आया। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वो क्लीन हो चुका था, साफ़ सुथरा हो चुका था और कपड़े भी उसने अच्छे से पहन लिए थे। द वेलेट हैड बाथ हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। वेलेट ने, नौकर ने उसको नहलाया था, उसके बाल काटे थे और उसकी शेव की थी। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. उसने आयरन मास्टर के गुड लुकिंग कपड़े पहने हुए थे। He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी, कलफ लगा हुआ कड़क कॉलर था और पूरे जूते पहने हुए थे। But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. हालांकि अब जो गेस्ट था वो साफ़ सुथरा हो चुका था, अच्छा लग रहा था, लेकिन आयरन मास्टर उसको देखकर फिर भी खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो। उसने तिरछी भौएं करके उसको देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वैन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। और अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया था उसके लिए, उसको साफ साफ समझ में आ रहा था कि जब पिछली रात उसने उस स्ट्रेंजर को देखा था तब रोशनी बहुत ज़्यादा कम थी, तो इसलिए उसने एक गलती कर दी थी। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। लेकिन अब जबकि वो दिन की साफ़ रोशनी में खड़ा हुआ था, वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था उसके लिए उसको कोई पुराना जान पहचान का व्यक्ति, पुराना मित्र समझ लेना। अब उसको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था कि ये उसका कोई ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं था, ये तो कोई अजनबी था। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। वो एकदम से भड़का कि क्या है ये सब, क्या मतलब है इस सब बात का। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। उस स्ट्रेंजर ने बिल्कुल भी कवर अप करने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल भी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। उसको समझ में आ गया था कि उसकी जो झूठी शान है उसका अंत हो चुका था। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर in our next video.